नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में स्वागत है आपका। पहले हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पीआईबी। फ्रंट पेज पे नन ऑफ द अबव यानी नोटा ऑप्शन से रिलेटेड काफी बड़ा आर्टिकल है। नोटा ऑप्शन 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बाद में इसे ऐड किया गया था। यानी जब वोटर्स किसी भी कैंडिडेट से संतुष्ट ना हो, अगर उनको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट उनके लिए सही नहीं है, तो वोटर्स नोटा ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। अब कंटेस्ट क्या है? कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक पिटीशन फाइल की गई। गुजरात में राज्यसभा के इलेक्शन जो होने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की उस नोटिफिकेशन का विरोध किया जिसमें नोटा ऑप्शन को ऐड करने की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में से गुजारिश करी कि राज्यसभा इलेक्शंस के लिए नोटा ऑप्शन को ना अलाउ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, इनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 साल से राज्यसभा इलेक्शंस में नोटा ऑप्शन का यूज हो रहा है, अभी आपको क्या दिक्कत है, अभी आपको क्या परेशानी है। और जो 2-3 जो इफेक्ट इंपॉर्टेंट है राज्यसभा इलेक्शन से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। राज्यसभा इलेक्शंस देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जैसे सांसद या विधायक तो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, सारे जो सिटीजन्स हैं, पीपल हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है। लेकिन जो राज्यसभा में सांसद बनते हैं वो विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, ओपन बैलेट से इनके इलेक्शंस होते हैं, यानी पता लग जाता है जो इलेक्शन एजेंट होता है पार्टी का, उसको दिखा के वोट देते हैं, तो पता लग जाता है पॉलिटिकल पार्टी का कौन से विधायक ने किसको वोट दिया। और प्रेफरेंस देनी होती है इसमें। डायरेक्ट इलेक्शंस में तो सीधा बटन दबाना होता है ईवीएम के अंदर में। अगर आपको किसी पार्टी को वोट देना है तो यहाँ पे बटन दबा दोगे आप, लेकिन इसमें प्रेफरेंस देनी होती है आपको। किसी भी कैंडिडेट राज्यसभा इलेक्शंस के लिए जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप जब आप अपना वोट दोगे तो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओगे। जैसे मेरी पहले नंबर पे मेरी प्रायोरिटी है कैंडिडेट नंबर ए, दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी है कैंडिडेट नंबर बी, तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी है कैंडिडेट नंबर सी। इस प्रकार से आप वोट देते हो। प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शंस में होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला आर्टिकल दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सारे पावर स्टेशंस को, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट करती है दामोदर रिवर के ऊपर में, ये वेस्ट बंगाल और झारखंड में। पहले तो हम दामोदर रिवर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दामोदर रिवर, ये निकलती है छोटा नगर प्लेट्यू से। ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये दामोदर का बेसिन है। छोटा नगर प्लेट्यू से निकलती है, हुगली में मिल जाती है। काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बराकर, कोनार, जमुला, राइट में साली रिवर है। पहले इसे सोर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता था। अब क्या है, दामोदर रिवर वैली जो कॉर्पोरेशन है, इन्होंने पानी छोड़ दिया काफ़ी सारा, तो आसपास के जो इलाके थे वो समर्ज हो गए, रोड्स और ये सब जो इलाके थे वो समर्ज हो गए। तो मेन तो यही है क्वेश्चन, या तो दामोदर रिवर के ऊपर में पूछा जा सकता है या फिर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता के अंदर में है। मेनली तो दामोदर रिवर के बारे में ही पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, छोटा नगर प्लेट्यू से निकलती है, हुगली में मिल जाती है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ये याद रखना है, बराकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है। सोर ऑफ बंगाल के नाम से पहले इसे जाना जाता था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कंटेक्स्ट क्या है? एनएचआरसी ने केरला गवर्नमेंट को कहा है कि जो वहाँ पे पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं, आरएसएस से रिलेटेड जो संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है और सीपीएम से रिलेटेड जो संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में काफ़ी पॉलिटिकल किलिंग्स वहाँ पे हो रही हैं। तो इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने केरला गवर्नमेंट को कहा कि आप इंश्योर कीजिए इस प्रकार की जो हत्याएं होती हैं पॉलिटिक्स के कारण में, वो हत्याएं ना हो। उन्होंने डायरेक्ट किया है चीफ मिनिस्ट्री और जो वहाँ पे डीजीपी हैं पुलिस के, कि आप सारा रिकॉर्ड्स हमारे सामने लेके आइए। तो एनएचआरसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा। 1993 में एक एक्ट के तहत बनाई गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर अटैच्ड है। कंपोजिशन की बात करें तो 8 मेंबर्स इसके होते हैं, प्लस में रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं इसके एनएचआरसी के। अब 8 मेंबर्स में से देखिए 2 मेंबर्स तो ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज रहे हों, और बाकी बचे 2 मेंबर्स जिनको स्पेशल नॉलेज हो ह्यूमन राइट्स के बारे में। और बाकी 4 मेंबर्स जो बच गए हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। यानी माइनॉरिटी कमीशन के जो भी चेयरमैन होंगे वो एनएचआरसी के भी मेंबर होंगे। एससी कमीशन के जो भी चेयरमैन होंगे वो एनएचआरसी के भी मेंबर होंगे। एसटी कमीशन के जो भी चेयरमैन होंगे वो एनएचआरसी के भी मेंबर होंगे। ठीक उसी प्रकार वुमेन कमीशन के जो भी चेयरमैन होंगे वो एनएचआरसी के भी मेंबर होंगे। तो ये 4 मेंबर्स, जो भी ये 4 बॉडीज हैं, माइनॉरिटी बॉडी, एससी, एसटी, वुमेन बॉडी, इन कमीशंस के जो भी चेयरमैन होंगे वो मेंबर होंगे एनएचआरसी के। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। 6 सदस्यीय कमेटी होती है जो चुनाव करती है चेयरमैन का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ द हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो ये 6 सदस्य होते हैं, वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि चेयरमैन, एनएचआरसी का चेयरमैन किसे बनाया जाए। टर्म होती है 5 साल या फिर 70 साल,
जो भी जल्दी अचीव हो जाए। 70 साल तो होगी ना। देखो चेयरमैन की बात कर रहे हैं हम, चेयरमैन को निश्चित रूप से होना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो रिटायर तो तभी होते हैं ना वो 55 साल की उम्र में। तो 55 साल की उम्र में अगर वो रिटायर होंगे तो फिर एनएचआरसी का काम कब करेंगे? इसीलिए लॉजिक लगाओगे तो ऑटोमेटिक ये पता लग जाएगा कि 70 साल मैक्सिमम होती है इसमें जो एज होती है, 5 साल या 70 साल, जो भी जल्दी अचीव हो जाए। प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस के बाद में, इंक्वायरी के बाद में। सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फंक्शंस तो ये सब होते हैं, जैसे जेल्स में विजिट करना, कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसको जोर शोर से उठाना। गवर्नमेंट कोई भी कानून बना रही है तो उसमें देखना ह्यूमन राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को बार बार एडवाइस भी देना, रिकमेंडेशंस देना कि आप ये लॉ पास कर दीजिए, इससे ह्यूमन राइट्स को एड्रेस किया जा सकता है। कहीं भी अगर किसी कम्युनिटी के खिलाफ में अत्याचार होता है तो उसको जोर शोर से उठाना। तो ये सब बातें, ये सब फंक्शंस होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। एक जो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, अगर किसी घटना को 1 साल से ऊपर हो गया तो उस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। बस ये याद रखना आप। नीचे देखिए, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर एनएचआरसी कांट डू एनीथिंग। और इसके अलावा एनएचआरसी के पास में सिविल कोर्ट्स की पावर होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिविल कोर्ट के तौर पे काम करते हैं। सिविल कोर्ट्स की पावर्स का मतलब ये होता है कि वो किसी को समन कर सकते हैं, केस को सुलझाने के लिए रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं किसी से। तो ये सब चीज़ें, ये सब पावर्स होती है एनएचआरसी के पास में। रोल की बात करें तो देखिए, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, लेकिन इनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में ये इन्वेस्टिगेशन का इनका रोल काफ़ी कम होता है, ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। ये आर्म फोर्सेस के अंदर में कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस आता है तो सुमोटो पावर इनके पास में होती है। अगर इनके पास में शिकायत कोई ना भी हो तो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के आधार पर ये खुद से कार्रवाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। सिविल कोर्ट की पावर हमने डिस्कस किया। अपनी रिपोर्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को सौंपते हैं। तो ये है पूरी एनएचआरसी। आगे है सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। कंटेक्स्ट क्या है? चिल्का लेक में बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग और बहुत बारीक जाल जिससे मछली पकड़ते हैं, उसके यूज करने से ना मछलियों की जो तादाद है वहाँ पे काफ़ी कम हो गई है। इवन 5 मछलियों की स्पीसीज ऐसी हैं जो लुप्त होने की कगार पे आ गई हैं। तो अभी उन 5 फिशेज के जो स्पीसीज हैं उनको रिकॉग्नाइज किया है सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो इसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्या आखिरकार? 1967 यानी 1967 में इसे बनाया गया था और उसके अभी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। करती क्या है ये बॉडी? एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को एंकरेज करती है और फिशरीज यानी इनलैंड जो फिशरीज होती हैं उसको प्रमोट करती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जाए इस प्रकार के प्रावधान करती है। हेडक्वार्टर है इसका बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। सॉरी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में नहीं है इसका। मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये जो बॉडी है सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर है बैरकपुर, वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल बैरकपुर में इसका हेडक्वार्टर है। आगे है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कंटेक्स्ट क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि जुलाई के अंदर में 2 दिन ऐसे आए, पिछले 2 साल में 2 दिन ऐसे आए जुलाई के अंदर में जहां दिल्ली की जो एयर है वो गुड क्वालिटी की रही हो, अदरवाइज दिल्ली की जो हवा है काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में डिस्कस करें तो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आती है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर में। यहाँ पे देखिए ये नीचे। वैसे इसको और भी काफ़ी सारी इस बॉडी को पावर्स दी गई हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर में। इस एक्ट के अंदर में भी काफ़ी पावर्स दी गई हैं। ये बॉडी जो है अपनी टेक्निकल सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के लिए। तो कई सारे एक्ट से संबंध है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। करती क्या है ये बॉडी? सेम नॉर्मल फंक्शंस हैं, जैसे क्लीनिनेस ऑफ स्ट्रीम्स को प्रमोट करना, जो हवा की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, ये सारे जो नॉर्मल काम होते हैं पोल्यूशन बोर्ड के, और कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। मेनली क्वेश्चन इस पे नहीं आता करती क्या है, ये तो हमें ऑप्शन देख के ही पता लग जाता है कि क्या फंक्शंस है। अगर हवा को साफ करने की बारी आए, क्वालिटी को इंप्रूव करने की आए, नदी को इंप्रूव करने की बारी आए, तो डेफिनेटली नॉर्मल सी बात है, इसमें तो इनका फंक्शंस होगा ही। सेंट्रल गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी करते हैं स्टेट्स के लिए कि आप किस प्रकार से इन्वायरमेंट रिलेटेड मैटर्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने में, प्रोटेक्शन करने में। आगे PIB से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल फिकी से रिलेटेड है। यंग फिकी लेडीज़ का एक जो पैनल था, डेलीगेशन था, वो प्रधानमंत्री से मिला। तो फिकी के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो ये नॉन गवर्नमेंटल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 1927 में यानी आज़ादी से पहले इसे बनाया गया था। बिजनेस इंटरेस्ट को सामने रखती है, यानी बिजनेसमैन के जो भी इंटरेस्ट है वो उन इंटरेस्ट को ये बॉडी गवर्नमेंट के सामने रखती है। लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेसमैन की आवाज़ को उठाती है। बस इतना ही है।
अगला आर्टिकल निसार के बारे में है। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, एक रेडार है, जॉइंट प्रोजेक्ट है, नासा और इसरो मिलकर इसे बना रहे हैं। 2021 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। इस रेडार के अंदर में देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 बैंड है, एक एल बैंड एक एस बैंड। एल बैंड का निर्माण किया जा रहा है नासा के द्वारा और एस बैंड का निर्माण किया जा रहा है इसरो के द्वारा। तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। निसार है प्रोजेक्ट किसका? नासा प्लस में इसरो का। है क्या? रेडार है। रेडार के अंदर में माइन्यूट डिटेल, एल बैंड का निर्माण किया जा रहा है नासा के द्वारा, एस बैंड का निर्माण किया जा रहा है इसरो के द्वारा। तैयार होगा 2021 तक ये, समझ गए। आगे है स्वच्छथोन। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, ये स्वच्छथोन ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें रूरल यूथ को बुलाया जाएगा ताकि किस प्रकार से स्वच्छता फैलाई जा सकती है ग्रामीण इलाकों में, उनसे राय मांगी जाएगी बहुत कुछ इश्यूज़ के रिगार्डिंग में। यानी सैनिटेशन के लिए, गाँव में सैनिटेशन के लिए, टॉयलेट्स के रख रखाव के लिए अच्छे आइडियाज़ की मांग कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ताकि जो रूरल जो यूथ हैं वो आगे आए, बताएं कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है टॉयलेट्स को मेंटेन करने के लिए, विलेजेस के अंदर में बिहेवियर को किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है, टॉयलेट्स को किस प्रकार से मॉनिटर किया जा सकता है। आप अपनी राय रखिए, यानी आइडियाज़ को क्राउड सोर्स किया जा रहा है, इन्वाइट किया जा रहा है रूरल यूथ से कि आप आइए अपनी राय रखिए, ताकि क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज़ हो सके, अच्छे आइडियाज़ आगे आ सकें और सैनिटेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके विलेजेस के अंदर में। तो उसके रिगार्डिंग में ये है स्वच्छथोन चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा। आगे है कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडिया एंड द ब्रिक्स कंट्रीज। एक्चुअली ब्रिक्स का एक एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म बनने वाला है और ये अप्रूवल दे दिया कैबिनेट ने। तो बस इतना ही याद रखिएगा। मेनली तो 8वां समिट जो पिछले साल हमारे इंडिया के अंदर में हुआ था, तब ये मेमोरेंडम साइन किया गया था डिफरेंट ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में। अब उसे कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तो क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आएगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी बॉडी थी, G20, ब्रिक्स या फिर SCO, जिसने अभी एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म का निर्माण किया था? तो ब्रिक्स ने किया था, बस ये याद रखना। अगला आर्टिकल इजराइल से रिलेटेड है। इजराइल ने अपना पहला एनवायरमेंट रिसर्च सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है विनस। फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ में मिलकर इजराइल ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जो कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स लेगा कई सारी चीज़ों के, जैसे डेजर्टिफिकेशन कहीं हो रही है तो इरोजन हो रहा है, पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स, अदर फेनोमेनन लिंक टू क्लाइमेट चेंज। तो अगर ये सब हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे तो काफ़ी एनालिसिस किया जा सकता है कहाँ कहाँ एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन हो रही है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि विनस सैटेलाइट जो एनवायरनमेंट रिसर्च सैटेलाइट है वो कौन से देश ने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है, लेकिन फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उनके साथ मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तो कुछ नहीं, खत्म हो गया। स्कीम्स हम नहीं ऐड कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। मैंने बताया था आपको कि एक जो टीम के सदस्य थे वो आजकल स्लाइड्स में हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे उन्होंने स्कीम छोड़ी है। सिस्टमैटिक ढंग से हम कवर कर रहे थे। HRD मिनिस्ट्री हमने कवर कर ली थी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी ऑलमोस्ट कवर कर ली है। तो 1-2 दिन देखते हैं कि अगर वो कुछ कहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मंडे से मैं स्कीम्स डालना ऐड कर दूंगा। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस नहीं बन पाते, क्वेश्चंस में तो बहुत टाइम लग जाता है, मेरे से तो क्वेश्चन बन नहीं पाते। अगर आप में से कोई क्वेश्चंस बनाना चाहता है तो मुझे बता दीजिएगा। और रही बात बाकी चीज़ों की, जैसे मैप्स या फिर जो दूसरे इन्वायरमेंट रिलेटेड जो कन्वेंशंस हैं, उन सब चीज़ों के लिए अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। वैसे ऐड कर सकते हैं, अगले हफ्ते कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम पड़ा है प्रीलिम के लिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि ये तो हमारा प्रीलिम का जो वीडियो है वो धीरे धीरे चलता रहेगा, धीरे धीरे तैयारी होती रहेगी। लेकिन ये जो टाइम है ना प्रिपरेशन का, वो मेंस की तरफ ज़्यादा फोकस करने का। आप अपना ऑप्शनल तैयार कर लीजिए। अगर देखो मेंस लिख रहे हो तो आप डेफिनेटली ये वीडियो देख ही नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप नहीं भी अभी मेंस लिख रहे हैं ना, तो अभी आपका पूरा का पूरा फोकस मेंस की तरफ होना चाहिए। दिसंबर के बाद में हम फुल फ्लैज जबरदस्त तैयारी करना स्टार्ट करेंगे प्रीलिम की। इसीलिए आजकल जो ज़्यादा फोकस है मेरा, आपने देखा होगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जो सीरीज़ है वो खत्म हो गई है, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ अब स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि बाद में मेंस का टाइम नहीं मिल पाता, फ़ायदा क्या उस चीज़ का कि प्रीलिम हमने क्लियर कर लिया, मेंस नहीं निकल पाया, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना। पूरा जबरदस्त सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करने की आवश्यकता होता है। तो ये टाइम हमेशा मेंस के लिए तैयारी करने का। मेंस जबरदस्त आप तैयार करके छोड़ दो, आप नोट्स बना के छोड़ दो, जो कुछ भी आपको तैयार करना है तैयार करके छोड़ दो। अगले हफ्ते से थोड़ा थोड़ा स्कीम्स ऐड करना स्टार्ट कर देंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रीलिम के लिए ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन टेंशन मत लीजिए प्रीलिम की, मेरा ये कहना है। रिकैप में देखते हैं तो द हिंदू में नन ऑफ द अबव हमने कवर किया, दामोदर वैली कोऑपरेशन के बारे में पढ़ा, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पढ़ा, PIB में हमने फिकी के बारे में पढ़ा, निसार के बारे में पढ़ा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्टेस्टलेशन के बारे में पढ़ा, एग्री उड़ान के बारे में पढ़ा और स्वच्छथोन के बारे में पढ़ा। फिर एक मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा,
एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म जो ब्रिक्स में मेमोरेंडम साइन हुआ है उसके बारे में पढ़ा, और सबसे लास्ट में हमने इजराइल के एक सैटेलाइट वीनस के बारे में पढ़ा। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।